अच्छा, तो हम हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एपी केसी हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, ये रिलेशनशिप है, ओके, कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी के एक्स के एन। अच्छा, ये चारों के चारों क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आप सिर्फ किसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना समझिएगा, ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, ये चारों के चारों क्या है, चारों के चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई है। अच्छा, हमें पता है, ये चीज तो हमें बिल्कुल पहले से ही पता है कि भाई, तो मैं हाईलाइट करता हूँ फिर आगे। अच्छा, ये चीज हमें पहले से पता है कि भाई, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओके, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इज इक्वल टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और किस चीज के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। ये तो हमें पहले से ही पता है। अच्छा, ये ब्रैकेट किस चीज के लिए होती है, ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए होती है या नहीं होती? बिल्कुल ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए होती है। ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को डेवलप करती है। ओके, अच्छा, और कंसंट्रेशन को एक कंसंट्रेशन मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स है वो मुख्तलिफ है। कंसंट्रेशन को हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के लिए एक और यूनिट है जो कि है पार्शियल प्रेशर। ओके, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं, पार्शियल प्रेशर को हम एटीएम से, ओके, टीएम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, टोर से भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद एक और यूनिट है, वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन एक्स। ओके, एक्स से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद एक और यूनिट है इसका, वो है मोल। ओके, मोल्स, ये इसकी यूनिट्स है। अब आते हैं, एक टेबल मैं बनाऊंगा इधर, इस टेबल से आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि भाई माजरा क्या हो रहा है, माजरा क्या। अब ये एक टेबल है हमारे पास। ओके, इस टेबल में इधर जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इधर लेते हैं इस साइड पर। ओके, और यहाँ पर हम इसकी यूनिट लेंगे और इस साइड पर हम इसकी एक्सप्रेशंस लेंगे। ओके, अब देखिए बात को समझे। इधर मैं क्या लेता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो होते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इधर मैं लूंगा यूनिट फॉर कंसंट्रेशन, और इधर मैं लूंगा एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन। अच्छा, फिर हमारे पास यूनिट था, यूनिट किस चीज में था, यूनिट था मेरे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास यूनिट था। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था जिसका यूनिट मोल डेसीमीटर मोल डेसीमीटर क्यूब होता है, वो हमारे पास केसी होता है। वो हमारे पास क्या होता है, केसी होता है। गुड, केसी होता है। ओके, केसी होता है, केसी होता है। और केसी का एक्सप्रेशन क्या था, केसी का एक्सप्रेशन इस तरह से था या नहीं था, कि केसी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए एंड बी। ये एक्सप्रेशन था हमारे साथ। ठीक है? अच्छा, अब इस कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट्स को मैं सी से भी डोनेट कर सकता हूँ। सपोज टू सी, एक मैंने ब्रैकेट डोनेट कर दिया। ओके, और इसका जो है ना वो यहाँ पर क्या है, सी है, अल्फाबेट सी है। और ये कंसंट्रेशन एक और सी। ब्रैकेट्स को मैं सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट्स देख रहे हो, इसको मैं एक सी से डोनेट कर दूं, इस तरह से ये मैंने सी लिख दिया, और इस सी को मैंने इस तरह से लिख दिया। और फिर ए सी है कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट्स की कंसंट्रेशन, और इधर मैंने डी लिख दिया। इस तरह भी आप लिख सकते हो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड डिवाइडेड बाय फिर सी, और इधर ए
और फिर सी और इधर E। अच्छा, अगर इधर कोएफ़िशिएंट थे, अगर इधर कोएफ़िशिएंट सपोज़ टू इधर कोएफ़िशिएंट क्या है, सी के ऊपर कौन स चोटी सी होती है और डी के ऊपर चोटी डी, ए के ऊपर चोटी है, बी के ऊपर चोटी बी होती है। ये कोएफ़िशिएंट्स इधर होते हैं, ठीक है? ये कोएफ़िशिएंट्स इधर होते हैं। अब इन कोएफ़िशिएंट्स को मैं यहाँ पर किस तरह से डिनोट करूँगा? यहाँ पर भी इस तरह से छोटी सी, छोटी डी, छोटी है और छोटी बी, ओके? स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा, ये तो इसकी एक्सप्रेशन हो गई। अब आते हैं, अगर मेरे पास यूनिट था, अगर मेरे पास यूनिट एटीएम और टोर में था, एटीएम या फिर टोर में मेरे पास यूनिट था, तो फिर कौन-सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर डेवलप होगा? कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लेंगे? फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लेंगे वो केपी होगा। क्या होगा? केपी होगा। और केपी का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है? केपी का एक्सप्रेशन इस तरह से होता है कि केपी इज़ इक्वल टू पी, पी जो है ना पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ओके? पी पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है और इधर सी, ये सी जो है ना ये प्रोडक्ट को सी एंड डी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको डिनोट कर रहा है और इधर फिर पी और इधर डी इधर और डिवाइडेड बाय फिर पी यहाँ पर ए आ जाएगा और इधर पी यहाँ पर डी आ जाएगा। बी सी सी डी ऊपर पी ए बी नीचे, ओके? ए बी नीचे है, लेकिन असल में इधर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि इधर पार्शियल प्रेशर पी सिर्फ लगाओगे साथ में, कंस्ट्रक्शन के साथ सी लगाओगे या फिर पी लगाओगे, ओके? और अगर मेरे पास कोएफ़िशिएंट थे तो कोएफ़िशिएंट को इस तरह से ऊपर आपने लिखना है, पी के ऊपर छोटी सी, पी के ऊपर इस डी के ऊपर छोटी डी, ए के ऊपर छोटी है, बी के ऊपर छोटी बी, इस तरह से इसकी एक्सप्रेशन डेवलप होती है। अच्छा, अगर मेरे पास यूनिट फॉर कंस्ट्रक्शन थे, यूनिट फॉर कंस्ट्रक्शन मेरे पास मोल फ्रैक्शन था, क्या था? मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन था या फिर एक्स भी कह सकते हो, एक्स था। तो इसके लिए कौन-सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ होगा? इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ होगा वो होगा Kx। क्या होगा? Kx, Kx इसके लिए यूज़ होगा। और Kx को हम किस तरह से लिखते हैं? इधर x है, इधर P, इधर C। देखो, x को फिर पहले से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं x लिखता हूँ। Kx इज़ इक्वल टू x, इधर x, इधर फिर x, इधर x। अच्छा, ऊपर क्या है? CD है। तो C इसके साथ D और इधर A और इधर B, ठीक है। अच्छा, अगर आपके कोएफ़िशिएंट थे, कोएफ़िशिएंट को C के ऊपर छोटी C, D के ऊपर छोटी D, A के ऊपर छोटी है, B के ऊपर छोटी B, इस तरह से आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? अच्छा, इनको मैं सिर्फ थोड़ा-सा क्या करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट एक्सप्रेशन आता है। अगर मेरे पास यूनिट्स थे, यूनिट मोल में थे, किस में थे? मोल्स में थे। तो फिर कौन-सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करेंगे? फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ होगा वो Kn होगा। क्या होगा? Kn इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kn इक्वल किस-किस के होता है? Kn इक्वल होता है, इधर आप n लिख लो, ओके? m n डिवाइडेड बाय n n, ओके? अच्छा, n अगर n है तो n के साथ इधर c होगा, इधर d होगा, इधर a होगा और इधर b होगा, ओके? तो उसके ऊपर जो कोएफ़िशिएंट है, इधर छोटी सी, इधर छोटी d, इधर छोटी है, इधर छोटी b। ये एक्सप्रेशंस थे और इन एक्सप्रेशंस के मैंने क्या बताया आप लोगों को? अब मैंने आप लोगों को इसे इन इन एक्सप्रेशंस के यूनिट्स भी बताया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बताया। अब ये जो हमारे पास केसी है, ओके? वेट, ये बोर्ड से काम करे। अच्छा, अब हमारे पास जो केसी है ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि पी है ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो कि एक्स है ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कि एन बी से क्या है? इक्विलिब्रियम है। और इनकी एक्सप्रेशंस जो मैंने लिखी है, एक्सप्रेशंस आपके सामने है ये सारे के सारे इसके एक्सप्रेशंस होते हैं। अच्छा, सिर्फ इन एक्सप्रेशंस को हाइलाइट करें हम, आगे बढ़ेंगे, ओके? सिर्फ बंद करें ब्रैकेट्स में, ये केसी का एक्सप्रेशंस था। तो इस तरह भी लिख सकते हो, दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। ये केपी का एक्सप्रेशन था, ये के एक्स का एक्सप्रेशन था और ये क्या है इनका एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन। अब
पहला हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे केपी और केसी के बीच में, ओके? केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, केपी और केसी के रिलेशनशिप को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये पहले पता होना चाहिए कि भई केपी जो है ना, अगर 1 मिनट सिर्फ ये रिकॉर्डिंग देख लूँ। अच्छा, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो किस तरह से है? तो पहले आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अच्छा, इन दोनों के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो इस तरह से है। अगर हम डाल्टन ली की बात करें, देखो मैं पूरी की पूरी वो डेरिवेशन नहीं करूँगा क्योंकि वो बिल्कुल फालतू है, ओके? कोई समझने की बात उसमें नहीं है। टाइम फालतू ज़ाया नहीं करेंगे। बात ये है कि भई अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ जो हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ डाल्टन लॉ क्या कहता है? भई डाल्टन लॉ कहता है जो केसी और केपी की वैल्यू को वो डिफाइन करता है डाल्टन लॉ, ओके? वो कहता है कि केपी इज़ इक्वल टू केपी इज़ इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन। ये रिलेशन देता है कि भाई केपी और केसी के बीच में ये रिलेशन होता है। केपी और केसी इक्वल नहीं होते। केपी और केसी तब इक्वल होता है जब ये आर टी डेल्टा एन नहीं होता। इक्वल भी हो सकता है लेकिन बाज औकात में ये इक्वल नहीं होता। अगर इधर आर टी और डेल्टा एन है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये साइड, ये वाला साइड इस साइड इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल हो भी सकता है लेकिन इक्वल हो भी नहीं सकता। ये आर टी डेल्टा एन ये चीज हमें डेवलप कराता है कि भाई इक्वल हो भी नहीं सकता और इक्वल हो भी सकता है। किस चीज में इक्वल होगा, किस केस में, वो मैं बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, सपोज टू सपोज टू अब ये मैंने एक रिलेशन निकाला। अब इस रिलेशन के कुछ वैल्यूज है, इसको हम डिफाइन करेंगे, ओके? इसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो केपी है वो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आर क्या है? आर आर हमने पढ़ा था गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, जनरल गैस कांस्टेंट। टी क्या है यहाँ पर? टी जो है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसको हम केल्विन में ज़ाहिर करते हैं, ओके? अच्छा, डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये चीजें हमें क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो हमें क्लियर हो। अब सपोज टू कौन सा ऐसा केस होगा कि केपी इक्वल आ जाए, कि केपी इक्वल आ जाए केसी के। अच्छा, कौन सा ऐसा केस होगा? अब इस केस को हम देखेंगे, ओके? केस जब जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तब ही केपी और केसी इक्वल होते हैं, ओके? तभी केपी और केसी इक्वल होते हैं। किस तरह से? अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो इनके बीच में जो डेल्टा एन होगा, डेल्टा एन को अगर हम निकालना चाहें, डेल्टा एन, अब सपोज टू एनपी 1 है, ओके? और माइनस करें एनआर से, मतलब रिएक्टेंट्स भी 1 मोल है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा? डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो आ जाएगा ना, तो कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन के जरिए इसको लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं? हम इस तरह से लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी। अच्छा, और डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? 0 है, इधर 0। और अगर इक्वेशन के ऊपर एक वैल्यू की ब्रैकेट के ऊपर 0 आ जाए तो वैल्यू क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड ही कर देते हैं। तो केपी इज इक्वल टू केसी आ गया, नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है। अब मैं एग्जांपल के ज़रिए भी समझाता हूँ कि केपी किस तरह से केसी की इक्वल। अब सपोज टू मेरे पास एक रिएक्शन है, ओके? पास एक रिएक्शन है मेरे पास H2 1H2 जब रिएक्शन करता है 1I2 के साथ, तो बनाता है हमारे पास 2HI, 2HI बना 2HI बना। अच्छा, ओके हो गया। अब अब अगर हम इस रिएक्शन को आगे करें तो डिफरेंस देखो।
रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 1 मतलब 2 और प्रोडक्ट के 2, तो इधर 2 अगर डेल्टा एन आप निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 2 को 2 से के साथ माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। तो केपी और केसी की इक्वल हो गया इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में केपी और केसी इक्वल होते हैं या नहीं होते? अगर इस रिएक्शन में मेरे पास केसी की वैल्यू होगी 1.75 मल्टीपल 10⁻⁻6, तो केपी की भी यही वैल्यू होगी, बिल्कुल चेंज नहीं, बिल्कुल सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? तो ये इस केस में इक्वल होते हैं। और अगर केपी केसी से ज़्यादा होगा तब भी इक्वल नहीं हो सकते, और अगर केसी के भी ज़्यादा होगा तब भी इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन एक केस में इक्वल हो सकता है, जब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा हो या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से ज़्यादा हो तो फिर केपी और केसी इक्वल नहीं हो सकते। ये चीज़। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, आगे ये है कि भई अब ये तो हमने केपी और किसी के बीच में जो रिलेशनशिप था वो पढ़ा। अगर हम रिलेशनशिप पढ़े किस चीज़ किन-किन चीज़ों के बीच में, इनके बीच में क्या कहते हैं हमारे पास केपी और केएक्स के बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में, ओके, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएक्स। अगर केपी और केएक्स के बीच में जो रिलेशनशिप अगर हम उसको स्टडी करें, वो किस तरह से होगा? वो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या होगा? फिर सिर्फ फार्मूले ज़हन में रखें, ओके? डेरिवेशन में ना जाएँ, फार्मूले ज़हन में रखिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ के मुताबिक क्या होता है कि भई केपी इज़ इक्वल टू केएक्स आरटी डिवाइडेड बाय वी। ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। किस तरह इक्वल नहीं है? अगर केपी मेरे पास सपोज़ टू 100 है, अगर केपी मेरे पास 100 है, तो देखो इज़ इक्वल टू का साइन मतलब ये है कि सब इक्वल 100 जो है ना बिल्कुल ही केपी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इस साइड के तब कब इक्वल करोगे? इस साइड के तब इक्वल करोगे जब आप क्या लोगे? जब आप इस तरह से लोगे के एक्स को 20 लोगे और आरटी डिवाइडेड बाय वी को 5 लोगे, ओके? 5 लोगे। तो फिर ये जब मल्टीप्लाई होंगे, ये 100 है इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 100 के इक्वल होगा। तो आप मुझे बताओ, अब यहाँ पर जो है ना कि x की वैल्यू 20 है और kp की वैल्यू 100 है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन इक्वल हो भी नहीं सकते। कब इक्वल होंगे? इक्वल कब होंगे भाई? इक्वल कब होंगे? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं रह गई, वो है डेल्टा एन, ओके? डेल्टा एन इधर लगाना है, ओके? कब इक्वल होंगे? ये दोनों कब इक्वल होंगे? इक्वल तब होंगे जब हमारे पास डेल्टा एन साहब हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा एन साहब हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तब ये क्या हो सकते हैं? ये इक्वल हो सकते हैं, वरना ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते। ये चीज़ मैंने ऊपर समझाई, दोबारा नहीं समझाऊँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी। अच्छा, राइट। ये क्या हो गया? काम करना शुरू कर दें, ठीक है? फिर डेल्टा एन होता है। अच्छा, इस रिलेशनशिप से हमें ये अख़ज़ होता है कि Kp will not be equal to Kx if delta n is not equal to 0, ठीक है? ये एक-दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और Kp और Kc इक्वल होंगे, कि Kp और Kx इक्वल होंगे इफ डेल्टा n इज़ इक्वल टू 0, जब डेल्टा n 0 के इक्वल। अब सपोज़ टू मैं बताता हूँ, ये वैल्यू Kp इज़ इक्वल टू Kx, ठीक है? सपोज़ टू ये डेल्टा n मेरे पास 0 है, जब इधर 0 आ जाएगा RT डिवाइडेड बाय V, और डेल्टा n जो है ना बिल्कुल 0 है, पर जब 0 होगा तो जिस ब्रैकेट के ऊपर 0 होता है तो वो ब्रैकेट हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, उसकी वैल्यू यूनिटी रह जाती है। तो Kp इक्वल हो जाएगा Kx के, Kp इक्वल हो जाएगा Kx के। इसी केस में इक्वल हो सकता है, वरना ये इक्वल नहीं हो सकते। ओके? ये चीज़ आपको समझ
आज की होगी। अच्छा, इसके बाद एक और रिलेशनशिप है, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केहन। अब केपी और केहन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम पढ़ेंगे। ज़्यादा उसमें डेरिवेशन में नहीं घुसना, करा सकता हूँ लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से होता है कि भई जो केपी होता है ना, केपी होता है केपी इक्वल टू केएन डिवाइडेड बाय आरटी और वी, ठीक है? तो डेल्टा है ना, ये इसकी जो है रिलेशनशिप होती है। अब इस रिलेशनशिप से हमें क्या अख़ज़ होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, इक्वल उस केस में होंगे जब डेल्टा एन 0 हो, वही चीज़ है, ओके? तो केपी एंड केएन विल नॉट बी इक्वल नहीं होंगे। कब इक्वल नहीं होंगे? जब डेल्टा एन 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है? अगर अगर हमारे पास डेल्टा केपी इक्वल हो जाएगा केएन के, जब ये क्या होंगे? पी इक्वल हो जाएगा केएन के जब डेल्टा एन 0 के बराबर हो। जब डेल्टा एन 0 के बराबर हो। समझ में आ गई? तो ये डिफरेंस है इसमें। तो फिर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हो? जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ इस एक्सप्रेशन में पुट करो तभी आप क्या कर सकते हो। अच्छा, एक टॉपिक है, ये है कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक नहीं बस वैसे एक हेडिंग है, जो वाली बात है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके? इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन आप कब करोगे? जब आप क्या करोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करोगे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की, ओके? रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की। अब सपोज़ टू मेरे पास एक रिएक्शन है N2, ओके? प्लस 3H2, ये रिएक्शन करते हैं और हमारे पास बनाते हैं 2NH3 बनाते हैं, 2NH3 बनाते हैं। अब अब आपने पहले इस इन रिएक्टेंट्स को, आप सपोज़ टू हमारे पास जो N2 की वैल्यू है, N2 की जो एक्सप्रेशन है, जो मोलर वैल्यू है वो कितनी है? वो है 0.03 मोल, ओके? 0.03 मोल। और H2 की कितनी है? 0.037 मोल, ओके? और इसकी कितनी है? 0.016। ये इनकी वैल्यूज़ है। अब पहले इनको केसी में कन्वर्ट कर दो। केसी इज़ इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा? NH3, इसकी कोएफ़िशिएंट 2 है और नीचे क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट आ जाएँगे N2, ओके? फिर H2, इसका कोएफ़िशिएंट क्या है? 3 है। इज़ इक्वल टू, अब NH3 की वैल्यू इधर पुट करो, 0.016, है, इधर 2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है? 0.03, ओके? और H2 की वैल्यू कितनी है? 0.037, वैल्यू 3। अब इन वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तभी केसी की वैल्यू की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब जो है ना एक और टॉपिक है हमारे पास, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? मैं टाइम देखता हूँ, लेक्चर बड़ा तो नहीं हो गया क्योंकि ये पार्ट 1 मैंने ये दिया था और एक पार्ट 2 है। अच्छा, 24 ये हो गया और 13 मिनट वो हो गया। तो आई थिंक इंशाल्लाह इसको जो है ना फिर कल हम कंटिन्यू कर सकेंगे। अभी के लिए इतना ही। चलें, खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में याद रखें।